मेरे भाइयों, जो हमारी क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस है, इसका अब हम लोग चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है अपना स्वतंत्रता, फ्रीडम। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखो, सिंपल है कि मानव इतिहास में हमने बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखे हैं जहां पर हमें ये देखा लोगों को दबाया गया है, गुलाम बनाया गया है, शोषण किया गया है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा ही है। ये सब काम ज्यादातर ताकतवर लोगों ने किया है, ठीक है ना। लेकिन इतिहास हमें यह भी बताता है कि लोगों के साथ जब ये अत्याचार हुए तो लोगों ने बहुत बहादुरी से संघर्ष किया और स्वतंत्रता के लिए अपनी जान तक दे दी। लोग स्वतंत्रता के लिए भाई जान क्यों दे रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ ही लोग सिलेक्टिवली अपना ऐसा कर रहे हैं? देखो, स्वतंत्रता का असली अर्थ ही यही है कि इंसान अपने जीवन और भविष्य के फैसले खुद ले सके। भाई आप खुद सोचो ना कि आजादी आजादी मतलब क्या है भाई? आप अपनी लाइफ का फ्यूचर खुद डिसाइड करो, अपने जीवन के फैसले खुद ले सको, यही तो आजादी है। अपनी इच्छा के अनुसार जी सके, अपनी पसंद और काम के जरिए खुद को व्यक्त कर सके। यही कारण है कि लोग स्वतंत्रता के लिए बलिदान देते हैं, मतलब आजादी के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, और इसे लोगों ने करा। अगर किसी व्यक्ति को यह तय करना है कि आजादी ना हो कि वह क्या पढ़े, क्या कहाँ कहाँ काम करे, क्या बोले, तो वो आजाद, तो वो इंसान स्वतंत्र नहीं कहलाएगा। जैसे हम लोग, जैसे जनरली बच्चे हैं, तो हमारे घर वाले रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो हो सकता है हम इसे कहें कि हाँ, हम आज़ाद नहीं है। वो उसमें एक फ़र्क है, वो एक आज़ादी अलग है, क्योंकि उसमें हमारे पास एक खास अ, उम्र की समझ नहीं होती है। जब एक समझ आने लगती है, हमारे हमारे शरीर बड़ा होने लगता है, हम उम्र से भी थोड़े ज़्यादा होने लगते हैं, और थोड़ा हमें क्या कहते हैं, समझ आने लगती है। घर वाले जब हमें समझते हैं कि हाँ जी, हमारा बच्चा जिम्मेदार है, अब ये आज़ाद अपने खुद के डिसीजन खुद से ले सकता है, तो घर वाले थोड़ा सा फ्रीडम दे देते हैं आपको। बट कभी कभी ऐसा होता भी है कि कुछ नहीं देते, कुछ कुछ घर वाले, ठीक है ना, लिमिट से देते हैं। केवल व्यक्ति ही नहीं, समाज भी आजादी चाहता है। अब देखो, ये तो इंसान की बात हो गई कि एक इंसान आजादी चाह रहा है, लेकिन ऐसे ही सिर्फ इंसान नहीं, समाज जो है ना, हमारी हमारी जो सोसाइटी है, वो भी चाहती है कि उन्हें आजादी मिले। ठीक है ना, जो सोसाइटी है। सो क्यों? क्योंकि कुछ कुछ सोसाइटी को दबाया जा रहा है और उन्हें उनको आजादी उनसे छीनी जा रही है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर? स्वतंत्रता सिर्फ व्यक्तियों के लिए जरूरी नहीं होती, बल्कि समाज भी अपनी आजादी चाहता है। हर समाज चाहता है कि उसकी संस्कृति सुरक्षित रहे, उसका जो कल्चर है, जो वो भाषाएं शुरू से बोलता आ रहा है, वो सेफ रहे। ऐसा नहीं कि उसको मना कर दिया जाए कि अब से तुम ये नहीं करोगे, ठीक है ना। उसका भविष्य अपने हाथ में हो, उसको पूरा अधिकार है कि भाई उसका भविष्य वो डिसाइड कर सकता है, समाज। ठीक है ना। उदाहरण के लिए, भारत ने आजादी इसलिए चाही क्योंकि वह अपनी संस्कृति, अपने नियम और अपना भविष्य खुद तय करना चाहता था। मतलब भारत चाहता था कि भाई देखो, हमारा जो संस्कृति है, हिंदी बोलना, या अपने अलग अलग हम इलाकों में जाते हैं तो अलग अलग भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं, ये सारी चीजें अपने खुद के रूल्स या अपनी खुद का जो भविष्य है, आने वाला जो फ्यूचर है, वो हम खुद तय करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी अंग्रेज हमारे देश को चलाने की कोशिश करे। समाज में रहने के लिए नियम क्यों जरूरी है? अब देखो, एक सवाल आता है, जैसे अब आप लोग इंडिया में रह रहे हो, तो आपको पता है कि हमारे देश में संविधान तो है, कानून बना हुआ है। तो समाज में हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें आजादी भी चाहिए, फिर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हाँ, कानून भी बहुत जरूरी है। तो देखो, समझे, अगर हम, जब लोग समाज में रहते हैं तो हर व्यक्ति की इच्छाएं अलग होती है भाई। जब समाज में रह रहे हो तो हर इंसान की इच्छा कुछ अलग हो सकती है, हर किसी के लक्ष्य और सोच अलग हो सकते हैं। तो देखो, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ए इंसान है, एक इंसान ए है, वो कुछ अपनी इच्छा रख रहा है मन में, जो भी एक इच्छा है। और बी इंसान है, वो भी कुछ इच्छा रख रहा है। ए जो है ना, वो अपनी इच्छा रख रहा है, और हो सकता है बी की जो इच्छाएं हैं उससे उसका नुकसान हो रहा हो, या फिर किसी एक की आजादी से किसी एक को नुकसान हो रहा हो, तो ये भी गलत है। तो इसलिए हम कहीं ना कुछ नियम बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो किसी चीज को खाना, और सामने वाला उस चीज को बचाना चाहता है, तो ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो बेटर क्या है, एक कानून बना दो कि सामाजिक तौर पर क्या सही है, और फिर उसके हिसाब से देख लो कौन सही है, कौन गलत है। इसीलिए समाज में नियम, कानून, नियंत्रण, ये सब कंट्रोल करना, ये सब बहुत जरूरी होता है। क्या नियम हमारी स्वतंत्रता छीन लेते हैं? जो रूल्स हैं, ये हमारी आजादी छीन लेते हैं? कहता है हाँ, नियम कभी कभी इंसान की आजादी पर कुछ सीमाएं लगा देते हैं। ये सीमाएं हमें असुरक्षा से बचाती हैं, मतलब कोई होने वाली चीज, हानि जो हमें नुकसान दे सके, उससे हमें बचाती है। भले हमारे पे कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं है। मतलब अगर हम उसको यूज करें तो वो हमारे लिए सही नहीं है, तो उसको बचाने के लिए हमारे लिए की जाती है। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए
हमें अपने विकास का मौका देती है। मतलब ये जो लिमिट्स है ये हमें अपने डेवलपमेंट का मौका देती है। जैसे उदाहरण के लिए ट्रैफिक नियम हमें रोकते हैं। अब कहीं ना कहीं देखो हमारी आजादी की हम जहां मर्जी गाड़ी चलाएं, लेकिन हमें पता है कुछ नियम ऐसे हैं जो होने जरूरी हैं। अगर ये नहीं होंगे, ये अब देखो हमारी आजादी रोक रहे हैं कहीं ना कहीं। देखो आप खुल के आ जाए, जैसे आप रोड पे चले हो, आप चाहते हो कि आप गाड़ी रोको ही ना, चलती रहे चलती रहे चलती रहे, और आप किसी के भी घर जाना है, कहीं भी जाना चाहते हो, आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाओ। लेकिन अगर हम बात करें तो ट्रैफिक जो नियम होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे अधिकारों को रोक रही है, ठीक है ना। तो वो क्या हमारे लिए सही है? हमारे हमारे जो आजादी है उसको, हमारे ट्रैफिक की आजादी को रोक रही है, पर क्या वो सही है? देखा जाए हाँ, कहीं ना कहीं वो सही है। वो आपको एक तरीके से वो नुकसान होने से बचा रही है, ठीक है ना। वही नियम हमें दुर्घटनाओं से भी बचाती है। इसीलिए कुछ नियम स्वतंत्रता के दुश्मन नहीं है बल्कि रक्षक है। बोला कि हालांकि हमारी आजादी थोड़ी कम हो जाती है, हमारी जो फ्रीडम है वो थोड़ी कम हो जाती है, मगर ये जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं ना कि हमारी आजादी इन कानून के जरिए कम हो जाती है, कहीं ना कहीं हमें रक्षा के लिए ही, हमारे को सेफ्टी देने के लिए ही की जाती है। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता पे चर्चा करते हैं। कहता है राजनीतिक सिद्धांत क्या पूछता है? राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता पर चर्चा की गई है। मतलब जो हमारे राजनीतिक फिलोसफीज हैं, पॉलिटिकल फिलोसफीज, क्या, या फिर फिलोसफीज नहीं, हमारे प्रिंसिपल्स, जो हमारे पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं, क्या इन्हों पर, आजादी पर चर्चाएं की गई हैं? कहता है राजनीतिक सिद्धांत क्या पूछता है, जो हमारा पॉलिटिकली प्रिंसिपल्स हैं ये हमसे क्या पूछते हैं। कहता है राजनीतिक सिद्धांत यह जानने की कोशिश करता है कि कौन सी सीमाएं जरूरी है। मतलब देखो राजनीतिक जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं वो हमें पता है, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स हमें क्या कहते हैं कि क्या एक बेसिक इंसान को करना चाहिए, बेसिक चीजें जो मॉरल तौर पर सही हैं या मॉरल वैल्यूज रखती हैं या नहीं। तो राजनीतिक सिद्धांत हमारा ये जानने की कोशिश करता है कि हमारी कौन सी लिमिट्स होनी सही है। जैसे इंसान है भाई, इंसान हर काम कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम हर काम करने के लिए इंसान को अलाउ करेंगे। तो कौन सी सीमाएं, यानी कि लाइंस, बाउंड्री, बॉर्डर्स होने जरूरी हैं, और कौन सी सीमाएं नहीं होनी चाहिए, जो हमने लगा रखी है वो गलत है। यानी जरूरी सामाजिक नियंत्रण, समाज में ऐसी कौन सी चीज जो कंट्रोल करनी बहुत जरूरी है, और कौन सी ऐसी कंट्रोल हमने जबरदस्ती कर रखी है जो नहीं होनी चाहिए, जिसको हमें थोड़ा रिलैक्स कर देना चाहिए। तो जो हमारा जरूरी सामाजिक नियंत्रण है और अनावश्यक पाबंदियां हैं, उस चीजों पे बात करते हैं। मतलब कि मॉरल वैल्यूज, मॉरल प्रिंसिपल हमें कहते हैं कि ये हमारी सीमाएं होनी चाहिए और ये सीमाएं हैं। तो दोनों के बीच फर्क देखना कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या चीज हम ठीक कर सकते हैं। स्वतंत्रता पर लगने वाली दूसरी सीमाएं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या कभी कभी स्वतंत्रता पर हम रोक लगा सकते हैं, आजादी पर रोक? समाज की आर्थिक व्यवस्था या सामाजिक ढांचे की वजह से भी लगती है। तो ये होता है ना कि हमारे कभी कभी देश में आर्थिक व्यवस्था पड़ जाती है, या सामाजिक ढांचा जो है हमारा सोसाइटी का, उसके वजह से कुछ हम स्वतंत्रता पर रोक लगा देते हैं। मतलब कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल गरीबी है हमारे देश में, बेरोजगारी है हमारे देश में, अशिक्षा है, मतलब अनएजुकेशन वाली जो चीजें हो जाती हैं, ये सब व्यक्ति की स्वतंत्रता को ना लिमिट्स में ला देते हैं कहीं ना कहीं। तो ये लगने वाली दूसरी सीमाएं हैं जो है नहीं समाज में, लेकिन अपने आप लग जाती है। गरीबी है तो इंसान फिर चीजें खुद एक्सेस नहीं कर सकता, है ना, बड़ी बड़ी चीजें, या बेरोजगारी है तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता इंसान खास, तो ये सीमाएं अपने आप ही हो जाती हैं। हम इस अध्याय में आगे क्या पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज के लिए क्यों जरूरी है, नेगेटिव फ्रीडम क्या होती है, पॉजिटिव फ्रीडम क्या होती है, और हार्म प्रिंसिपल का अर्थ क्या है, ये हम चीजें आगे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा टॉपिक है द आइडियल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का आदर्श। मतलब भाई एक तरीके से ये है कि स्वतंत्रता होती क्या है, क्या एक आइडियल फ्रीडम होनी चाहिए एक तरीके से ना। मतलब आजादी का एक तरीके से क्या, कैसी होनी चाहिए आजादी, क्या होनी चाहिए, उस चीज पे हम बात करेंगे। तो स्वतंत्रता का आदर्श क्या है? कहता है स्वतंत्रता का आदर्श हमें यह बताता है कि इंसान बिना डर के, मतलब किसी से डरे नहीं, और बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई जोर जबरदस्ती के अपना जीवन खुद जी सके। स्वतंत्रता केवल आराम या मर्जी से जीने वाला नाम नहीं है, ठीक है ना, कि ऐसा भाई अपनी मर्जी से जीना या आराम नहीं। आपको किसी चीज का डर ना हो, अगर आपको डर है किसी चीज का तो इसका मतलब आप आजाद नहीं हो, या भेदभाव आप कर रहे हो या आपके साथ हो रहा है तो ये आजादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। या कोई आपसे जबरदस्ती कर रहा है या आप किसी से जबरदस्ती कर रहे हो तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है ना।
बल्कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का नाम भी है। मतलब अपना जीवन हम खुद से जी सके। स्वतंत्रता केवल आराम या मर्जी से जीने का नाम नहीं होता, बल्कि इसमें हम जो अन्याय है, अनजस्टिस आपके साथ हो रहा हो या आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा हो, उसके खिलाफ आप लड़ाई लड़ो, उसका नाम भी एक तरीके से आज़ादी है, ठीक है ना, क्योंकि आप अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हो। और इसमें हम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, हम क्लास 9th में भी पढ़ते थे इसके बारे में, ठीक है ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है ना, नेल्सन मंडेला का एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कहता है 20वीं सदी, देखो नेल्सन मंडेला अफ्रीका की कहानी है, ठीक है ना, अपर या अपर थीड करके एक सिस्टम चलता था, ठीक है ना, जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से ही। काले गोरों का भेदभाव चलता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, अफ्रीका के अंदर। तो नेल्सन मंडेला का एक एग्जाम्पल है, 20वीं सदी के महान नेताओं में से एक थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में अपनी कथा जो लिखी उसमें बताया कि दक्षिण अफ्रीका में अपर्थीड व्यवस्था चलती थी। इसमें गोरे और कालों के साथ अलग अलग व्यवहार होता था। काले लोगों को अलग इलाकों में मजबूर रहने के लिए मजबूर किया जाता था कि भाई तुम्हें उस इलाके में रहना है। देश में आसानी से घूमने नहीं दिया जाता था कि देश में तुम आसानी से नहीं घूम सकते। अपनी पसंद से शादी करने की भी कोई आजादी नहीं थी। बताओ कितनी गलत बात है, ठीक है ना। ये सभी बातें उन्हें अनजस्ट कॉन्स्टेंट थी, मतलब उनके लिए अन्यायपूर्ण बंधन थी, बांध के रख रखा था। मंडेला ने फिर संघर्ष कैसा किया होगा? मंडेला और उनके साथियों ने इसके खिलाफ संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी कि हमें इक्वालिटी चाहिए। उनका उद्देश्य था कि सभी लोग इक्वल हैं, सिर्फ काले या गोरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो, बल्कि गोरे लोगों के लिए भी, मतलब सबके लिए चीजें सेम होनी चाहिए। हम यूं नहीं कह रहे कि आप हमसे अब नीचे आ जाओ, सभी इक्वल है। तो मंडेला का जो संघर्ष था ना मेरे भाइयों, वो पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा स्वतंत्रता के लिए था ये। और ये क्या सीन था देखो, स्वतंत्रता की कीमत क्या मिली उन्हें। 27 साल की जेल हुई थी, सोचो 27 साल जेल में बिताए थे मंडेला ने, ठीक है ना। कई बार एकांत कारावास, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रहे थे, ठीक है ना। अपनी जवानी कुर्बान कर दी इंसान ने, और दोस्तों से बात भी नहीं कर पा रहे। पसंदीदा खेल जैसे बॉक्सिंग पसंद थी वो नहीं खेल पाना, कपड़े, संगीत, त्योहार सब छोड़ देना, केवल किसके लिए? आजादी के लिए एक इंसान ने आवाज उठाई। ये दिखाता है कि जो स्वतंत्रता है एक बहुत बड़ा मॉरल प्रिंसिपल, आदर्श है मेरे भाइयों। क्या केवल महान लोग ही स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे? क्या सिर्फ ये बड़े बड़े लोग ही लड़ते थे क्या? यह प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या स्वतंत्रता केवल बड़े नेताओं के लिए है क्या? क्या इसका अर्थ ये इसका कोई हमारे जीवन पे भी प्रभाव पड़ा है? तो यही जो चैप्टर है ना, यही हमारे ये जो क्वेश्चन है इसको पूरे चैप्टर से जोड़ता है। जैसे आंग सान सू का एक उदाहरण है, ठीक है ना, आंग सान सू कई करके, म्यांमार की एक लोकतंत्र समर्थक नेता थी। ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी चाहती होगी, लोकतंत्र आप समझते हो। कहता है कई वर्षों तक घर में नजरबंद रही है, अपने बच्चों से दूर रही, अपने पति से अंतिम समय में भी नहीं मिल सकी, क्योंकि उन्हें डर था कि वह अगर देश छोड़ेंगी तो वापस नहीं आ पाएंगी, ठीक है ना। तो ये देखो एक कहानी, डर से मुक्ति ही असली स्वतंत्रता। आंग सान सू की किताब का नाम जो है वो यही है, डर से मुक्ति ही असली स्वतंत्रता है। अगर आप डर डर अपने मन में खत्म कर दो, यू आर आजाद, समझ रहे हो। फ्रीडम फ्रॉम फियर, समझ रहे हो। उनका कहना था मेरे लिए असली स्वतंत्रता ये थी मेरे लिए कि मैं डर से मुक्त हो जाऊं, समझ रहे हो। डर के बिना ही इंसान गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। इसका मतलब दूसरों की राय से नहीं डरना, समझ रहे हो, दूसरा कोई भी राय दे या कुछ भी करे। सत्ता या अधिकारियों से नहीं डरना, कोई भी अधिकारी हो सरकार का या कुछ भी, अगर आप गलत नहीं हो तो, या कोई भी पावर हो उससे नहीं डरना। समाज या दोस्तों का मजाक से नहीं डरना, समाज आपको क्या कह रहा है ना, दोस्त आपका क्या मजाक बना रहे हैं, इससे नहीं डरना। अपनी बातें खुलकर कह पाना, तभी इंसान सम्मानजनक डिग्निफाइड जीवन जी सकता है। हम डर क्यों महसूस करते हैं? क्यों हम डर महसूस करते हैं? कहता अक्सर हम समाज क्या कहेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, या हमारे अधिकारी नाराज हो जाएंगे, इन सब चीजें की वजह से हम लोग पूरी तरह आजादी का फायदा नहीं उठा सकते कि समाज क्या होता है, हम उठा नहीं पाते। तो कहता है स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी है डर पर काबू पाना। मतलब अगर आप एक गरिमा में रह के, कायदे में रह के जीवन जियो, तो उसके लिए आपके लिए क्या जरूरी है कि जो डर होता है ना, फियर, उस पर कंट्रोल पाना, अपने विचार खुलकर रखना, यही स्वतंत्रता का असली आदर्श है, ठीक है ना। स्वतंत्रता का आदर्श और राष्ट्रीय संघर्ष, मंडेला और आंग सान सू के उदाहरण जो हम देख रहे हैं, ये हमें दिख रहा है कि स्वतंत्रता का जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यही आदर्श भारत के स्वतंत्रता आंदोलन
एशिया और अफ्रीका के लोगों के संघर्ष ब्रिटिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली में जो उपनिवेशवाद जो चलता था उसके खिलाफ था। कहीं ना कहीं वो कॉलोनीज बनाते थे ना हमारे यहाँ, कोई उनके खिलाफ केंद्र में था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो सवाल उठाता है, स्वतंत्रता क्या है, व्हाट इज फ्रीडम। सरल अर्थ अगर हम समझे तो बंधक या रोक टोक का ना होना, यह स्वतंत्रता है। जब किसी व्यक्ति पर बाहर से जबरदस्ती ना हो, कोई दबाव ना हो और वह अपने फैसले खुद से ले सके, अपने अनुसार काम कर सके, तो उसे स्वतंत्र कहा जाता है। उदाहरण, अगर कोई छात्र अपनी पसंद का विषय चुन सकता है और उस पर कोई दबाव नहीं है तो वह स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का केवल एक ही अर्थ नहीं है, यह भी समझना जरूरी है। स्वतंत्रता केवल ये नहीं है कि रोक टोक ना हो, सिर्फ ये नहीं है, इतना ही नहीं होती आजादी। आजादी का दूसरा मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति को अपनी क्षमता उसको विकसित करने का मौका भी मिले। मतलब ये है कि हाँ जी, आप जो भी काम करना चाहो आप कर सकते हो, दिस इज आजादी फॉर यू। लेकिन नहीं, कह रहा कि रोक टोक ना होने के साथ साथ जो इंसान है ना, उसकी जो क्षमताएं हैं या उसके पास जो भी एक कला है, उसको डेवलप करने का भी मौका मिले। कोई आर्ट है, कोई क्रिएटिविटी अगर इंसान के पास, तो वो दिखा सके, ये भी आजादी हो उसके पास। समझ रहे हो? तो इसलिए स्वतंत्रता का कहता है, स्वतंत्रता के दो पहलू होते हैं, दो डायमेंशन, एक नेगेटिव एस्पेक्ट और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट। कहता है नेगेटिव ये कि बाहरी रोक टोक का ना होना, बाहर से कोई भी नेगेटिविटी जो भी नहीं है वो ना होना, जबरदस्ती आपको कोई दबाव ना हो, उससे आपको आजादी मिले, सरकार किसी व्यक्ति को बिना कारण बोलने से ना रोके। ठीक है ना। दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या, कि व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आप आजादी को दो नजर से देखो कि एक, आपको आगे बढ़ने का मौका मिले, ये भी आजादी है, स्वतंत्रता है, और दूसरा आपके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, ये भी आजादी है। उदाहरण, सरकार द्वारा अच्छी शिक्षा देना, स्कॉलरशिप देना, ताकि जो गरीब बंदा है वो आगे बढ़ सके, उसे लगे कि आजादी तो थी लेकिन सरकार ने कुछ डेवलपमेंट नहीं की मेरे लिए, तो वो एक तरीके से आजादी नहीं है। ठीक है ना। तो एक अच्छा समाज व्यवस्था वही है कि रोक टोक कम से कम हो और डेवलपमेंट करने का या डेवलप होने का मौका भी मिले आपको। क्या पूरी तरह बिना किसी नियम के स्वतंत्रता संभव है? मतलब जो हमारी इंडिपेंडेंस है, आजादी है, स्वतंत्रता है, क्या वो ऐसा है कि इस पे कोई रूल्स ना बनाओ और आजादी फिर है? मतलब आपका जो देश है, आपके पास आजादी है, आप कहोगे हाँ आजादी है, लेकिन क्या आपके पास कुछ भी करने की आजादी? आप कहोगे नहीं, देयर आर सम रूल्स। तो क्या ये रूल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये एक सवाल है। क्या पूरी तरह कोई नियम होना चाहिए स्वतंत्रता में, कि या फिर स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जहां कोई रूल्स ही ना हो, जो मन करो वो कुछ भी, कोई भी चीज कितना भी करो? कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति जो समाज में रहता है वह पूरी तरह से तो देखो आजाद नहीं है। इसीलिए जरूरी प्रश्न ये है कि कौन से नियम जरूरी है। क्योंकि देखो सवाल तो अब ये आया कि क्या आजादी सही है, तो आपने कहा कि नहीं, आजादी को कुछ कंट्रोल करने के लिए रूल्स होने चाहिए। तो वो रूल्स कौन से होने चाहिए और वो कौन कौन से रूल्स हमारे लिए जरूरी भी होने चाहिए? क्योंकि हमें ये तो समझ में आ गया कि आजादी तो होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन क्या स्वतंत्रता के लिए कुछ नियम होने चाहिए? तो देखो पूरी आजादी भी नहीं होनी चाहिए, कुछ कुछ रूल्स होने चाहिए। तो वो जो रूल्स हैं वो कौन से रूल होने चाहिए, क्या रूल होने जरूरी है, उस पर बात हो रही है। तो कहता है जरूरी और गैर जरूरी रोक, मतलब रूल्स बनाना, उसमें फर्क पड़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें यह समझने में कोशिश करता है कि कौन सी पाबंदियां हमारे समाज के लिए जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा कि आप गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से चलाओ, लेकिन कायदे में रह के चलाओ। तो रूल्स बनाए, ट्रैफिक रूल्स, क्या रूल्स होने जरूरी है? आपको हाँ रूल्स होने जरूरी है, इससे तो फिर एक्सीडेंट होंगे भर भर के। तो जैसे ट्रैफिक के नियम जरूरी हैं, या फिर बिना कारण इंटरनेट बंद करना। अब इंटरनेट बंद हो गया तो आपसे आजादी छीनी जा रही है ना कहीं, बिना कोई रीजन के। लेकिन कोई रीजन है, कुछ है, देन इंटरनेट बंद करा तो फिर वो जस्टिफाइड है। लेकिन कोई रीजन ही नहीं है और फिर बंद कर दिया तो अननेसेसरी है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बेवजह सीमित करना, बिन मतलब अगर आप सीमित कर रहे हो तो वो बेकार है। व्यक्ति और समाज का संबंध पढ़ते हैं भाई, व्यक्ति, इंसान और उसका समाज में क्या रिलेशन है। स्वतंत्रता को समझने के लिए हमने देखना पड़ता है कि व्यक्ति और समाज के बीच में रिश्ता क्या है। हमें यह तय करना होता है कि समाज की कौन सी बातें व्यक्ति को आजादी देती हैं और कौन सी नहीं देती। तो चलो बात करते हैं पॉजिटिव आजादी के बारे में। स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ क्या है? देखो आजादी, जो स्वतंत्रता है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि जो इंसान होता है, ग्रुप होता है, या कोई समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है, या जो राष्ट्र है, हमारा देश है, वो अपना भविष्य खुद तय कर सके। ये पॉजिटिव चीज है। यह स्वतंत्रता व्यक्ति की सोच और उसकी प्रतिभा
क्षमता को पूरी तरह विकसित डेवलप होने का मौका दे रही है। उदाहरण के लिए खिलाड़ी को खेलने के लिए मैदान, कोच और सुविधा मिलना, ये आजादी है एक तरीके से। तो स्वतंत्रता क्यों मूल्यवान है? स्वतंत्रता महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें चुनाव करने की शक्ति देती है। भाई इलेक्शन लड़ सकते हो आप, है ना। हमें सही और गलत फर्क देने की समझ देती है कि भाई आप समझ सको क्या गलत है क्या सही है। हमें तर्क और विवेक का प्रयोग सिखाती है। बिना स्वतंत्रता के इंसान सोचने वाला प्राणी नहीं रह जाता। अगर आपके पास आजादी नहीं है तो आप वहां तक सोचोगे ही नहीं, आपको कि सोच का क्या फायदा, हमारे पास तो आजादी ही नहीं है इस चीज के लिए। भारतीय विचार में स्वतंत्रता मतलब आजाद स्वराज का मतलब समझते हैं। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, है ना। जैसे हम गांधी जी ने कहा था स्वराज, पूर्ण स्वराज, ऐसे ऐसे करके चीजें चली थी। तो जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें एक वर्ड चला था स्वराज। स्वतंत्रता को कहा गया था स्वराज, सेल्फ रूल। मतलब हम लोग खुद से अपने आप को रूल करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई और बंदा जो इस कल्चर या ट्रेडिशन का ना हो वो हम पे राज करे, ठीक है ना। खुद पर शासन चाहते हैं, मतलब अपने ऊपर शासन करना और खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कोई और दूसरे को कंट्रोल करे। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वराज के ऊपर बात करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन मतलब वो आजादी के लिए लड़ाई संघर्ष करना। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में स्वराज का मतलब क्या है? राजनीतिक तौर पर आजादी चाहते हैं, पॉलिटिक्स तौर पर मतलब भाई जो भी राजनीति देश को चलाने का सिस्टम है उसकी आजादी चाहते हैं। संवैधानिक मतलब अधिकारों की आजादी चाहते हैं, ठीक है ना। और ग्रुप की आजादी चाहते हैं, कोई भी समूह अपना आजादी चाहता है अपनी। बाल गंगाधर का एक प्रसिद्ध कथन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ये अंग्रेजों के खिलाफ था कि भाई मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं पैदा होते ही भाई मेरे पास आजादी का अधिकार होना चाहिए और मैं इसे लेके रहूंगा। गांधी जी और स्वराज की गहरी व्याख्या क्या है? तो देखो, अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में उन्होंने कहा था स्वराज तब है जब हम खुद पर शासन करना सीख लें। मतलब जिस दिन हमें लगे कि हमें खुद पर शासन करना आ गया, हम अपने आप को चला सकते हैं, इसका मतलब हम आजाद हैं। समझ रहे हो? गांधी जी के अनुसार स्वराज केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, मतलब आपको पॉलिटिकल तौर पर देश में आजादी मिल जाए, ये आजादी नहीं है। आजादी वो है जब आपको आत्मसम्मान मिले, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट हो, एक तरीके से आत्मसम्मान मिले, है ना। और आत्मनियंत्रण, आप सेल्फ कंट्रोल कर सको, आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट, खुद का जब आप विकास कर सको, खुद को कंट्रोल कर सको, खुद को रिस्पेक्ट कर सको, यानी कि अंदर से आजादी होती है, बाहर से नहीं। बाहर से तो चलो रूल्स बना के दे दी, लेकिन उनका कहने का मतलब था अगर आप एज अ पर्सन आजाद होना चाहते हो, स्वतंत्रता चाहते हो, तो आप सेल्फ रूल करो, खुद पे रूल करो। आपका मन कंट्रोल ना करे, आपको दिमाग कंट्रोल ना करे, या सामने बाहर की कोई चीज आपको आकर्षित ना करे जो आप कंट्रोल ना कर पाओ, बहक जाओ आप। समझ रहे हो? या आत्मविकास, आत्मविकास मतलब खुद को डेवलप करने के बारे में जब आप सोचो, देन यू आर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हो आप। या खुद की रिस्पेक्ट करो, सेल्फ रिस्पेक्ट। समझ रहे हो? स्वराज इज इक्वल टू मुक्ति, लिबरेशन। स्वराज मतलब मुक्ति मिलना। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ है अमानवीय संस्थाओं से मुक्ति, ठीक है ना। अमानवीय संस्थाओं मतलब ऐसी संस्थाएं जो अमानवीय हैं, ठीक है ना। अमानवीय मतलब मानव की संस्थाएं नहीं है। या व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना, या न्याय पर डेवलपमेंट करना, ठीक है, न्याय आधारित चीजों पर डेवलपमेंट करना। यह विचार 1909 में भी सही था और आज 21वीं सदी में भी मेरे भाइयों सही है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से डीप समझो तो, ठीक है ना। बाकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के स्रोत के ऊपर बात करते हैं, मतलब सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट। मतलब मेरे भाइयों, स्वतंत्रता पर आपको पता है थोड़े बहुत रोक लगानी पड़ती है। तो वो आइडिया कहाँ से आ रहा है कि क्या हम सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रहे हैं? कह रहा है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्या होते हैं। कह रहा है साधारण भाषा में पढ़ें, जब किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से सोचने, बोलने या काम करने से रोका जाता है तो उसे स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कहते हैं। भाई आजादी पर रोक लगाना, है ना, बेसिक सी तो बात है। जब आपको आपको अपनी मर्जी से बोलना है, सोचने ना दिया जाए, काम ना करने दिया जाए, तो ये रोक है आजादी पर। लेकिन ये रोक कहाँ से लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? किसी को बोलने से मना कर रहे हो, कुछ कोई क्यों कर रहे हो, ये प्रतिबंध क्यों है? तो एक है कि भैया बाहरी नियंत्रण और प्रभुत्व, मतलब डोमिनेशन करना, बाहर से कंट्रोल करना। बस कह रहा है स्वतंत्रता पे कई बार क्या होता है, बल प्रयोग किया जाता है कि नहीं बोलना नहीं, बाहर से कंट्रोल कर रहा है कोई इंसान, जैसे सरकार का कोई कानून है उसके थ्रू, ठीक है ना। शासकों के फायदे के लिए हो, मतलब मान लो अगर ये कानून जैसे जो आपको देश में चला रहा है, जो शासक है उसके फायदे के लिए हो और जनता पर जोर से थोपा जाए, तो ये स्वतंत्रता को खत्म कर देता है। समझ रहे हो? आप समझ पा रहे होगे चीजें, कोई आजादी है आपके पास और आजादी सरकार अपने फायदे के लिए आप पे लगा रही है, एकदम से थोप दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी आजादी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे जैसे ब्रिटिश शासन ने भारत में कर अपने फायदे के लिए आप पे लगा दिया, दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद कर दिया,
वहां कानून गोरे शासकों के पक्ष में था और आम लोगों के खिलाफ था, तो ये डोमिनेशन हो गया, ठीक है ना। लोकतांत्रिक सरकार और स्वतंत्रता के ऊपर बात करें तो हर समाज में सरकार का होना बहुत जरूरी है। देखो किसी भी सोसाइटी में हो कोई ऐसा पावर तो होना चाहिए जो कंट्रोल करे, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि सरकार कैसी है। अब ये जो आप पढ़ रहे हो ऊपर कि जो अंग्रेजों ने हम पे शासन करा या अफ्रीका पे गोरे लोगों ने रंग भेद करा, तो वो भी तो कहीं ना कहीं शासन करना ही है, और सरकार भी कहीं ना कहीं शासन करती है। लेकिन एक है लोकतांत्रिक सरकार कैसे करती है, कहता है लोकतांत्रिक सरकार में जनता अपने शासकों को चुनती है, हम लोग के पास पूरी पावर है। मतलब देखो जो हम चाहते हैं, देखो हम एज अ पर्सन इंडिया में रह रहे हैं और हमें पता है कि हम अकेले आजाद तो हैं, हमारे पास फ्रीडम भी है, लेकिन हमें ये बात कहीं ना कहीं पता है कि हम लोग शासन नहीं कर सकते खुद से, क्योंकि हर बंदा तो फिर कहीं ना कहीं कोई पावर का फायदा उठा लेगा, और हमें पता है कि चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पावर तो चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करा कि एक काम करते हैं, सब मिलके दो जने कोई खड़े हो जाते हैं, जो भी खड़ा होना चाहता है, 2 से 5 से 10 जने, कोई भी जो भी खड़ा होना चाहता है, इस देश में सरकार बनाना चाहता है, वो इंसान खड़ा हो जाए, फिर हमें जो पसंद आएगा हम अपनी मर्जी से उसको चुन लेंगे, और जो ज्यादा वोटिंग के हिसाब से चुन जाएगा उसको हम कहीं ना कहीं नेता बना देंगे, और वो फिर हमारे को चलाएगा, हमारे लिए कानून बनाएगा। अगर हमें वो पसंद नहीं आ रहा हम अगले साल उसको हटा देंगे, अगले 4-5 साल बाद फिर नया नेता चुन लेंगे, अगर हमें सही लग रहा है तो हम फिर दोबारा चुन लेंगे उसे। तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारे पे आजादी है, हम कंट्रोल कर रहे हैं खुद से, लेकिन फिर वो हमारे को कंट्रोल करेगा, हमारी आजादियों पर लिमिट्स भी लगाएगा, चीजें कर सकता है। गलत काम पर सरकार को हम बदल सकते हैं, जनता खुद ही चुनती है। इसीलिए लोकतंत्र को स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे अच्छा साधन माना जाता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो लोकतंत्र रखोगे, डेमोक्रेसी रखोगे अपने देश में, तो आप जो है ना आजादी को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो। लेकिन वहीं पर अगर कोई अंग्रेज या फिर कोई मोनार्की, राजा का शासन या कोई डिक्टेटरशिप, तानाशाही चले आपके ऊपर, तो फिर आपके ऊपर हो सकता है आजादी का उतना अच्छा रक्षा नहीं मिले आपको। उदाहरण, अगर सरकार गलत कानून बनाए तो जनता चुनाव देके फिर हटा देगी कि जी आपने अच्छा काम नहीं करा, आपने हमारी आजादी छीनी, हम आपको आजादी के थ्रू तो हम आपको नेता बना रहे और आपने हमारे साथ यही गलत करा। सामाजिक और आर्थिक असमानता भी प्रतिबंध है मेरे भाइयों, ये सब हम पढ़ रहे हैं जहां से हमारी आजादी रुक सकती है, कंट्रोल करती है हमें। तो एक है समाज या आर्थिक असमानता, आर्थिक मतलब पैसों के तौर पर गरीबी अमीरी, और समाज मतलब ऊंची जात नीची जात धर्म के आधार पर। स्वतंत्रता पर रोक सरकार नहीं लगाती, ये रोक जाति प्रथा से भी आ सकती है, या अत्यधिक गरीबी से भी हमारे को कभी कभी स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। अमीर गरीब के अंतर, जैसे गरीब बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, अब आजादी तो है जा सकता है लेकिन नहीं जा पाएगा क्योंकि पैसा नहीं है, क्या आजादी नहीं है ना कहीं ना कहीं। या दलित व्यक्तियों को भेदभाव झेलना पड़ता है, छोटी जात वाले लोगों को, तो क्या होता है उनके साथ भेदभाव हो रहा है उनके साथ कहीं ना कहीं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, आजादी नहीं मिल पा रही। तो ये सब में भी तो रास्ता जो है कहीं ना कहीं बंद हो रहा है ना हमारी आजादी का। सुभाष चंद्र बोस का स्वतंत्रता पे जो विचार है उस पर बात करते हैं। जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने कहा कि उनके अनुसार स्वतंत्रता का मतलब यह है व्यक्ति और समाज दोनों की आजादी, एक इंसान और उसके समाज दोनों की आजादी होनी चाहिए, अमीर और गरीब, आदमी औरत सबके लिए आजादी होनी चाहिए। स्वतंत्रता केवल ये नहीं है कि पॉलिटिकल तौर पर जो सरकार है वो बना दो और फिर आजादी हो, नहीं, पैसा बराबर में बंटना चाहिए, जाति का भेद खत्म हो जाना चाहिए, और सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता की समाप्ति, ठीक है ना, जो गलत हो रहा है कहीं ना कहीं एक तरीके से, इन सब की समाप्ति। उनके अनुसार यही आदर्श आत्मा की भूख को शांत कर सकता है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब कॉन्स्ट्रेंट होने चाहिए, बाधाएं होनी चाहिए, मगर क्या क्या बाधाएं हैं, कहां कहां से आ रही है, ये सब हमने पढ़ ली। इसके बाद अगला जो टॉपिक है अपना वो कहता है कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, मतलब भैया हमें पाबंदियों की जरूरत क्यों है। कह रहा है क्या समाज जो है वो उसमें बिना किसी नियम, मतलब कोई भी समाज हो तो क्या वो बिना आजादी के संभव है, आप कहोगे नहीं। अगर समाज में नियम ही ना हो, कानून ही ना हो, तो समाज जो है ना उसमें केओस आ जाता है, कंफ्यूजन आ जाती है, टकराव, बहुत दिक्कत हो सकती है। समाज में टकराव क्यों होते हैं, क्योंकि सबकी सोच अलग है, सबके मकसद अलग है, संसाधन लिमिटेड है, और फिर ऐसे में तो झगड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए रोक लगाना तो जरूरी है। डेली लाइफ एग्जांपल, जैसे सड़कों पर गाड़ी चलते समय गुस्सा आ जाता है लोगों को, पार्किंग को लेकर लड़ाई, जमीन या मकान पर। अब देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गाड़ी चला रहे हैं और चलाते हुए लड़ाई हो गई दो जनों के बीच में, ठीक है ना, एक ने किसी को मार दिया और दूसरा पिट गया, दोनों का अधिकार है कि भाई दोनों गाड़ी चला सकते हैं, किसी से गलती हो गई तो गलती हो गई, तो उसके कुछ अलग इलाज है, सरकार उसको अलग से कानून में कंट्रोल करती है। लेकिन आप जबरदस्ती खुद से अपनी आजादी का गलत फायदा नहीं उठा सकते। फिल्म दिखाने को लेकर झगड़ा हो जाता है, हिंसा और नुकसान तक ले जा सकते हैं ये सब चीजें, तो कहीं ना कहीं। तो नियम और कानून क्यों जरूरी है, क्योंकि
ये सारी प्रॉब्लम्स को रोकता है, झगड़ा आपके बीच में सुलझाता है, समाज में शांति बनाए रखता है। इसीलिए कुछ प्रतिबंध, कुछ बाधाएं मतलब कुछ रूल्स डालने भी जरूरी होते हैं। आदर्श स्वतंत्र समाज कैसा होना चाहिए? एक आदर्श स्वतंत्र समाज में लोग एक दूसरे की जो भी राय है उनकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना, गुस्सा ना हो, परेशान ना हो, अपनी राय दूसरों पर ना थोपे कि भाई ये मान ले, ये मेरी राय। आप अपना सजेशन दे सकते हो, सामने वाले को सुना निपक्ष दे सकते हो, सामने वाला एक्सेप्ट करे नहीं करे उसकी मर्जी है। कम से कम प्रतिबंध हो, लेकिन ऐसा समाज बनाने के लिए भी भाई रूल तो आपको कहीं ना कहीं लाने ही पड़ेंगे ना। इसीलिए, है ना, समझ रहे हो। बाकी नेक्स्ट है अपना मतभेद और कानून की भूमिका। मतभेद मतलब डिफरेंसेस आते हो, फिर वहां पे रूल्स का क्या लेने देना है। हमें पता है, देखो कई बार मेरी सोच सही है, ऐसा हो सकता है, और दूसरे की सोच गलत है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में झगड़ा हो जाए, बड़ा इंसान हो तो बोल दे, डरा दे, धमका दे, जबरदस्ती कर दे, तब कानून और राजनीति की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि भैया कोई किसी पे ऐसे ये थोप नहीं सकता रूल्स। तो उस टाइम पर मजबूत कानून होना चाहिए, ताकि कोई किसी को डराए ना, धमकाए ना, है ना, ये सब जबरदस्ती करे तो कानून उसकी रिस्पेक्ट करे। समझ रहे हो मेरे भाइयों? ठीक है, फिर चलते हैं इसके आगे के टॉपिक पे। मेरे भाइयों आ जाओ, इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखो, जो अपना यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, अब इसके बाद पता है क्या कहता है? कहता है लिबरलिज्म, ठीक है ना, उदारवाद। ये मतलब क्या होता है लिबरलिज्म का? सामान्य भाषा में जो लिबरल का अर्थ है, जब हम कहते हैं किसी के माता पिता बहुत लिबरल हैं, उदार हैं, तो इसका मतलब होता है कि ज्यादा टॉलरेंट है, बच्चों की बात सुनते हैं, जबरदस्ती कम करते हैं, मतलब बच्चों को थोड़ी आजादी दे रखी है। मतलब थोड़ा कहते हैं नहीं, मॉडर्न फैमिली है, मॉडर्न मॉडर्न थिंकिंग है, हमारी डेवलप हो चुकी है इस तरीके से। तो सही सहिष्णुता राजनीतिक विचारधारा के रूप में आधारवाद का मतलब उदारवाद का आधार है, ठीक है ना। जो उदारवाद है हमारा, और जो टॉलरेंस है, इसको कैसे हम रिलेट करते हैं आपस में। उदारवाद क्या मानता है? देखो, उदारवाद मतलब, उदारवाद वो है लिबरलिज्म जो हम एसएसटी में भी पढ़ते हैं, मतलब हम एसएसटी ही पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, पर हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ज्यादातर, कि एक टाइम आता था लिबरलिज्म, लिबरल लोग बहुत आ गए थे। लिबरल लोग मतलब ऊंची सोच, इक्वल रखना, हर किसी को बराबर मानना। तो उदारवाद मानता है कि हर व्यक्ति, जो भी हर इंसान है, उसको अपनी राय, अपने विचार, अपने विश्वास रखने और व्यक्त करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। जो भी वो चाहे वो सब कर सकता है। महत्वपूर्ण बात ये है, चाहे हम किसी के भी विचारों से सहमत ना हो, फिर भी हमें उसे बोलने का अधिकार देना चाहिए। भले हम उससे एग्री ना करें, लेकिन एटलीस्ट उसको मौका तो मिलना चाहिए ना बोलने का। दिस इज लिबरलिज्म। उदाहरण, अगर कोई छात्र किसी मुद्दे पर अलग राय रखता है, तो उसे चुप कराने के बजाय उसकी बात सुनना उदारवाद होता है। क्या उदारवाद केवल सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस तक सीमित है? मतलब कह रहा है कि क्या उदारवाद का मतलब ये है कि हम टॉलरेट कर रहे हैं उस इंसान को? नहीं, नहीं, उदारवाद का मतलब सिर्फ टॉलरेंस नहीं है। थोड़ा हिंदी बोलने में मुश्किलाहट हो रही है इसको, तो इसको मैं टॉलरेंस बोल देता हूँ। बल्कि व्यक्ति को केंद्र में रखने वाली विचारधारा है। मतलब इंसान को आप केंद्र में रख रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रखने की एक विचारधारा, एक सोच है। उदारवाद में व्यक्ति का महत्व क्या होता है? इंडिविजुअल सेंटर्ड व्यू, मतलब ये जो है ना, केंद्र का मतलब एक तरीके से, देखो उदारवाद के अनुसार व्यक्ति सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया उसकी बातें सुनी जाएंगी, भले वो उसकी बातों से आप एग्री करो नहीं करो, लेकिन सुनोगे तो सही ना। तो परिवार, समाज, समुदाय, इन सब में वह व्यक्ति उन्हें महत्व देता है। समझ रहे हो? यानी समाज व्यक्ति के लिए, व्यक्ति समाज जो है ना वो व्यक्ति के लिए तो है, व्यक्ति जो है ना वो समाज के लिए नहीं है। समझ रहे हो? मतलब जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो हर इंसान के लिए है, लेकिन जरूरी नहीं है कि व्यक्ति समाज के लिए हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो ये बात को? कंफ्यूज मत होना कि जो सोसाइटी है वो हर इंसान के लिए है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो इंसान है वो समाज के लिए हो। ठीक है ना। विवाह का उदाहरण बड़ा सिंपल है, जैसे शादी का फैसला परिवार, जाति या समुदाय, ये नहीं बल्कि व्यक्ति खुद करेगा। समझ रहे हो? दिस इज एक तरीके से क्या कहते हैं हम इसे, उदारवाद, लिबरलिज्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे टॉलरेट कर रहे हैं, हम उसे सहन कर रहे हैं, झेल रहे हैं, इस नहीं। अगर कोई लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है, तो उदारवाद उनका समर्थन करता है। समर्थन स्वतंत्रता बनाम समानता। अब देखो, स्वतंत्रता मतलब एक तरीके से आजादी, इंडिपेंडेंस, और उसका अगेंस्ट में रख रहे हैं इक्वालिटी से। तो देखो, उदारवाद की प्राथमिकता की हम बात करते हैं। कहता है उदारवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता को समानता से ऊपर रखा जाता है। मतलब भाई देखो, अगर आप लिबरल थिंकिंग रख रहे हो, तो इंसान इक्वल है नहीं है, उससे पहले आप इंसान को आजादी पे फोकस करो। मतलब सबको बराबर करने के लिए व्यक्ति की आजादी नहीं छीनी जानी चाहिए। ठीक है ना। अगर आप इंसान को बराबर करना चाहते हो, तो उसके लिए सबको इक्वल रखो।
सत्ता के प्रति संदेह, सस्पिशन ऑफ अथॉरिटी। उदारवाद जो होता है ना, राजनीति सत्ता पर आंख मूंद कर मतलब आंख मूंद कर, ये आंख मूंद कर है, मतलब आंख आंख बंद करके एक तरीके से है, भरोसा नहीं करता। उसे डर रहता है कि सत्ता व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन सकती है। इसलिए उदारवाद सीमित सरकार, कम दखल का समर्थन करता है। समझे? मतलब एक तरीके से जो लिबरल लोग होते हैं ना, उन्हें लगता है कि यार कोई पावर में आया हमारी आजादी छीन लेगा। तो इसलिए जो जो लिबरल लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो कम दखल अंदाजी है और जो सीमित सरकार है, लिमिट सरकार, पावर की पावर लिमिट, उसको एक तरीके से सपोर्ट करता है। ये पूरा टॉपिक लिबरलिज्म पे ही चल रहा है। बुक में छोटा सा ये, इस पे हम ज्यादा बात नहीं करते, बस मैं इतना कहूंगा आपको लिबरलिज्म का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। लिबरलिज्म का मतलब मेरे भाइयों, लिबरलिज्म का मतलब होता है उदारवाद। उदारवाद क्या होता है? उदारवाद एक इंसान की ऐसी सोच जहां पर उसको मौका दिया जाएगा उसको अपनी राय रखने का। काइंड ऑफ हम एक तरीके से उसे आजादी दे रहे हैं कि भाई देख, तेरे पॉइंट्स हो सकता है गलत हो, बट एटलीस्ट यू कैन स्पीक, यू हैव द राइट, वी आर गिविंग यू द राइट सो दैट यू कैन स्पीक। ठीक है ना? हार्म प्रिंसिपल्स, हानि सिद्धांत। हानि सिद्धांत क्या है? हानि सिद्धांत को राजनीतिक विचारक जो थे हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में कुछ इसके बारे में बात की है। इन्होंने क्या कहा, पहले हम वो समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। हार्म प्रिंसिपल, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में तभी दखल देना चाहिए जब उसको उसके जो काम है वो दूसरे को नुकसान या हार्म पहुंचाते हो। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, किसी की आजादी है, आप किसी की आजादी में पहली बात दखल अंदाजी नहीं कर सकते, आप किसी की आजादी में कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर उसकी आजादी से आपको नुकसान हो रहा है, देन ऑब्वियसली आप इस पे बात कर सकते हो। आप उसकी आजादी छीनने की या फिर उसको कंट्रोल करने की बात कर सकते हो। अगर किसी के काम से सिर्फ उसे ही असर पड़ता है, तो राज्य या समाज में उसको दखल नहीं देना चाहिए। देखो, अगर कोई भी काम है उसमें से उसको सिर्फ उसी पे असर पड़ रहा है, तो जो राज्य है या समाज है उसको दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है ना? जैसे एक मिल था जिसने इसके बारे में, हार्म प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से बताया, तो समझते हैं मिल क्या कहता है। मिल का कहना था कि जो राज्य है, जो देश चला रहा है या समाज है, किसी व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध सिर्फ एक कारण से शक्ति प्रयोग कर सकता है दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए। मतलब भाई सिंपल सी बात है, एक तरीके से समझ लो, हर बंदे को आजादी मिली है। अब आप किसी के अधिकार जबरदस्ती छीन रहे हो या आप किसी की आजादी को जबरदस्ती कंट्रोल कर रहे हो, तो ये सिर्फ तभी हो सकता है जब उसने अपनी आजादी का गलत फायदा उठा के किसी को नुकसान पहुंचाया हो। बहुत सिंपल सी बात है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से किसी इंसान की इच्छा के खिलाफ, भाई वो जायज बात है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, कुछ ना कुछ तो उसकी इच्छा के खिलाफ जा रहे हो, तो आप सिर्फ एक ही तरीके से जा सकते हो, पावर का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ, जब आप किसी दूसरे को बचाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन है, बी को मारना चाहता है। ठीक है? तो सी जो है या फिर कोई समाज है हमारे सोसाइटी के अंदर, वो उस ए को रोकेगा जब भी, उसकी देखो आजादी है उसके पास, लेकिन उसको रोकेगा जब भी, जब कहीं ना कहीं जो बी है ना, उसके लिए कुछ गलत हो रहा हो, उसकी आजादी पे नुकसान आ रहा है या उस इंसान पे नुकसान पड़ रहा हो, तभी। समझ रहे हो? दो प्रकार के कार्य हैं। ठीक है ना? मिल ने अब इस चीज को दो कार्यों में, दो भागों में बटाया और इसको समझाया। कह रहा है स्व संबंधी कार्य, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अर्थ मतलब वह जिनका असर सिर्फ खुद के व्यक्ति पर पड़ता है, खुद व्यक्ति पर पड़ता है, किसी और को नुकसान। अब देखो, एक ऐसा काम हो सकता है जो नुकसान तो देगा, लेकिन सिर्फ, या उसका जो प्रभाव है वो सिर्फ उसी इंसान को पड़ेगा जो वो इंसान काम कर रहा है। जैसे राज्य को दखल नहीं देना चाहिए इसमें, क्योंकि वो इंसान का काम खुद ही उसको नुकसान दे रहा है। जैसे कोई व्यक्ति क्या खाता है, क्या पहनता है, कौन सा संगीत सुनता है, तो हो सकता है ये सभी चीजों से उसको, उसकी पर्सनल लाइफ है, इससे उसको खुद को ही प्रभाव पड़ेगा। अगर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ा तो इससे आपको तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो राज्य है, जो पावर है, स्टेट है, वो इस पे ध्यान नहीं देगी। लेकिन पर संबंधी कार्य, वह काम जिनका असर दूसरों पे भी पड़ता है। मतलब वो कोई ऐसी चीज कर रहा है जो गलत तो है उसके लिए, तो लेकिन उसके साथ साथ समाज के लिए भी वो गलत असर पड़ा सकती है, तो राज्य उसमें दखल देगा। जैसे शराब पीकर गाड़ी चला, अब शराब पी के आप घर में सो रहे हो आराम से, तो सो लो भाई, आपका मन कर रहा है पीने का, पौवा लगाने का, लगा लो। लेकिन मेरे भाइयों, अगर इस पौवा लगाने से अगर आपने किसी और को लड़ने शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी एक्टिविटी, आपकी आजादी थी, इससे आप किसी को मार रहे हो या नफरत फैला रहे हो, तो ये कानून का हस्तक्षेप है। और यहाँ यहाँ कानून का लगना जरूरी है, यहाँ कानून का हस्तक्षेप जरूरी है। ठीक है ना? यानी कि एक तरीके से ये हार्म प्रिंसिपल है। समझ रहे हो? क्या हर नुकसान पर कानून लगेगा कि भाई, क्या जो जितने भी नुकसान है इन सब पे कानून लगेगा? कह रहे नहीं। मिल जो थे उनका कहना है कि जो छोटे नुकसान है उस पे कानून नहीं,
केवल सामाजिक नाराजगी होगी, सोशल डिसअप्रूवल। जैसे मान लो कोई छोटा मोटा किसी ने नुकसान कर दिया आपका, तो आप उस पर कानून तो नहीं लग रहा, लेकिन आप उससे दुख जता सकते हो या उससे नाराजगी दिखा सकते हो कि यार तूने अच्छा नहीं करा, मेरा इससे नुकसान हो गया इस तरीके से। लेकिन अगर आप कोई गंभीर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो तो इसमें कानून या सजा हो सकती है। छोटे नुकसान का उदाहरण अगर हम बात करें तो कहता है लाउड म्यूजिक का केस है। कोई व्यक्ति फ्लैट में तेज आवाज का म्यूजिक बजाता है तो पड़ोसी नहीं सो पाते, बात नहीं कर पाते। ये छोटा नुकसान है कहीं ना कहीं। लेकिन मिल क्या कहता है, पुलिस नहीं बुलानी चाहिए, केवल नाराजगी दिखानी चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई साहब परेशानी हो रही है, जरा बंद कर लीजिए। तो सामाजिक असहमति जता रहे हो आप। लेकिन अगर मान लो बजा के बहुत ही दिक्कत दे रहा है, तो गंभीर नुकसान कब माना जाएगा, जब किसी कार्य से दूसरों की स्वतंत्रता या सुरक्षा पे प्रभाव पड़ रहा हो या सम्मान पे गहरा नुकसान पहुंचे, है ना। जैसे नफरत फैलाने का कोई काम कर रहा हो, या कोई हिंसा के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए किसी को उकसा रहा हो, या कोई भड़काव कोई चीज पे कर रहा हो, तो यह कानूनी रोक लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे भाइयों। लेकिन सजा कितनी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सजा इतनी कठोर भी ना हो कि उसकी आजादी खत्म कर दो, मतलब उसको मार ही दो, उसकी आजादी खत्म, या उसको ऐसी जगह भेज दो जहां उसकी आजादी खत्म हो जाए, ठीक है ना। नफरत फैला रहा है कोई तो आजीवन कारावास कर दें क्या, अगर कोई किसी से नफरत फैला रहा है? नहीं 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 नहीं। क्या सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दें? हाँ कर सकते हो। क्या आवाजाही सीमित कर दे, उसके आना जाना बाहर ये सब सीमित कर दे? हाँ कर सकते हो। सजा अनुपात में होनी चाहिए, मतलब सजा डिपेंड करती है उसका क्राइम कैसा है, समझ रहे हो। भारत में इसका क्या नाम है, कहता है भारत में ऐसे जो रोकने वाली चीजें, जो प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शंस है, इसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं, रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं। इसका मतलब है प्रतिबंध हो लेकिन तर्क संगत हो, जरूरत से ज्यादा ना हो, और स्वतंत्रता को पूरी तरह ना कुचले। मेरे भाइयों समझ में आ रहा होगा, बहुत चीजें इजी जा रही है बढ़िया तरीके से। बार बार प्रतिबंध क्यों खतरनाक है, कहता है अगर समाज हर छोटी बात पे कानून और रोक लगाने लगेगा तो स्वतंत्रता तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। प्रतिबंध आदत नहीं बननी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि रोक लगाना बार बार आदत बन रही है ना, क्योंकि अगर बार बार आप लगा रहे हो तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लेट्स थिंक, कहता है वस्त्र संहिता, ड्रेस कोड और स्वतंत्रता। कपड़े की पसंद और स्वतंत्रता के ऊपर बात की जा रही है। सरल भाषा में अगर हम समझे तो कपड़े पहनने की पसंद व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। कोई आदमी चाहे तो वो सूट पहन के रोड पे चल सकता है, ये उसकी अभिव्यक्ति है। इंसान अपने कपड़ों से अपनी पहचान, सोच और व्यक्तित्व दिखाता है। मतलब क्या कोई इंसान छोटे कपड़े पहन रहा है तो क्या वो अपना सोच, अपनी पहचान, क्या अपना व्यक्तित्व दिखा रहा है? मेरे भाइयों ऐसा भी नहीं है। मतलब इस पे क्या ही बात करें, इस पे तो हम समझ रहे हो आप, मैं समझ रहे हो आप मेरी बात को, ठीक है ना। बाकी लेकिन देखो ऐसा नहीं है, इंसान अपनी जरूरी, मतलब इंसान ऐसे मत कहो कि अपनी पूरी सोच दिखा रहा है, पर आप ये कह सकते हो कि हाँ इंसान ये दिखा रहा है कि मे बी उसको ये किसी रीजन की वजह से उसने पहना हो, है ना, या फिर कोई अच्छा दिखने के लिए, या पता नहीं, या फिर, है ना। चलो आओ, लेकिन कई जगह पर ड्रेस कोड लागू होता है, समझ रहे हो। इसका अब सवाल है कि यह उचित प्रतिबंध या स्वतंत्रता पर रोक है। मतलब कई 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 जगह होती है ना जहां आपको ड्रेस कोड पहनना पड़ता है, बाकायदा तरीके से पहनना पड़ता है, तो क्या ये एक तरीके से रोक लगाना है? भाई कोई जगह है वहां पर आप एक ऐसी ड्रेस पहन के नहीं जा सकते, तो आप कहोगे ये मेरी आजादी पे रोक है, मैं तो यहाँ कुछ भी पहन के आ जाऊं, तो क्या ये रोक है क्या? ये इस पे हम सवाल करेंगे, इस पे हम बातचीत करेंगे। अलग अलग परिस्थितियां हैं, केस स्टडी है। कहता है माओ के शासन में चीन की बात करते हैं। कहता है सभी लोगों को माओ माओ का सूट पहनना पड़ता था, इससे इक्वालिटी आएगी। इसीलिए सवाल है, क्या सब एक जैसे कपड़े पहनने में सच में समानता आती है, या यहाँ व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को खत्म कर देता है? मतलब क्या ऐसा सही में होता है कि कह रहे हैं कि जी सब एक जैसे इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं हम, इसलिए सब एक जैसा माओ सूट पहनेंगे, तो ये वाली चीज क्या सही में फर्क ला रही है? तो बस सवाल लगा के छोड़ दिया। दूसरा, सानिया मिर्जा और फतवा। एक धर्म गुरु ने उनके पहनावे को गलत बताया था, फतवा जारी किया था, ठीक है ना। सवाल क्या है, क्या धार्मिक नेता तय कर सकते हैं कि महिलाएं क्या पहने? क्या वह स्वतंत्रता के अनुचित रोक नहीं है, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट में सफेद कपड़े, टेस्ट क्रिकेट में सभी खिलाड़ियों को सफेद कपड़े पहनने होते हैं। यह यहाँ पर खेल की पहचान या नियम और अनुशासन से जुड़ा है, इसीलिए यह उचित प्रतिबंध माना जा सकता है। तो ये तो खैर अलग अलग केसेस बताए। फिर स्कूल यूनिफॉर्म, छात्रों को एक सी ही यूनिफॉर्म पहननी होती है। उद्देश्य क्या है? डिसिप्लिन लाने के लिए, अनुशासन लाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए, और उनके में इकोनॉमिकल भेदभाव कम करने के लिए, कि सब अपने अपने घर के कपड़े पहन के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जो अमीर होगा वो रोज बढ़िया बढ़िया पहन के, जो बेचारा गरीब होगा वो डिसेंट कपड़े को, फिर उसको लोग बोलेंगे अबे तू तो 3 दिन के कपड़े पहन के आ गया, तू तो 4 दिन के कपड़े पहन के आ गया। तो इसीलिए इसे भी स्वीकार्य
प्रतिबंध है, यह भी इसीलिए स्वीकार्य प्रतिबंध है, ठीक है ना। तो ये सारी अपन केस पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो ये सवाल था सानिया मिर्जा दीदी का कि क्या कहते हैं, धर्मगुरु ने कहा कि तुम ऐसे ऐसे कपड़े पहनती हो और फिर टेनिस खेलती हो या जो भी तुम खेलती हो, ये तो अच्छी चीज नहीं है, समझ रहे हो। तो सोचने वाला सवाल क्या है, क्या हर जगह कपड़ों पर रोक लगाना सही है? कौन तय करेगा कि क्या पहनना है, हमारा देश की सरकार, या हमारा कोई धर्मगुरु, या कोई खेल की संस्था आईसीसी, या कोई स्कूल का बोर्ड? क्या बहुत ज्यादा नियम इंसान की अभिव्यक्ति, जो अपना खुद का डिसीजन होता है, इस सबको खत्म कर देता है? परिणामों पर सोचिए मेरे भाइयों। क्या सब एक जैसे कपड़े पहनने से सच में समाज बराबर बन जाता है? अगर सब एक सेम कपड़ा पहने, जैसे माओ ने चीन में कहा, तो क्या सब बराबर बन जाएंगे क्या उससे? क्या महिलाओं को खेल में सही कपड़े पहनने ना देने से उनकी भागीदारी कम नहीं होगी? तो मतलब एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, महिलाओं को खेल में सही कपड़े पहनने नहीं दे रहे, तो उससे क्या उनकी भागीदारी में कोई फर्क पड़ेगा? क्या क्रिकेट पर कोई असर पड़ेगा अगर खिलाड़ी रंगीन कपड़े पहन ले? यह सवाल हमें नेगेटिव इंडिपेंडेंस और पॉजिटिव मतलब एक तरीके से नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता तक ले जाते हैं, और इस पे हम बात करेंगे अगले टॉपिक में। कहता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, कहता है स्वतंत्रता के दो आयाम हैं, दो रूप है, और ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम फ्रॉम, और सकारात्मक फ्रीडम टू, मतलब याद है हमने ऊपर पढ़ा था। नेगेटिव चीजें मतलब नेगेटिव फ्रीडम वो थी कि अभी तक किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर इंसान को बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए, तो ये नेगेटिव फ्रीडम है, यानी कि फ्रीडम मिलनी चाहिए हमें इस चीज से, भेदभाव से। और फ्रीडम क्यों मिलनी चाहिए? ताकि हम, हमारे पास मौके मिले, हमें अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले, तो हम, ये है फ्रीडम टू, यानी कि सकारात्मक। नेगेटिव क्या थी देखो, बाहरी दखल से आजादी, मतलब भाई कोई आप पे एक्सटर्नल डिपेंडेंस ना डाले, आपको दबाव ना डाले, ठीक है ना। व्यक्ति मतलब जो चाहे वो करे, जो चाहे वो बने, राज्य और समाज और धर्म उस पर कोई बाधाएं ना डाले, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी नकारात्मक नेगेटिव आजादी है, लिबर्टी है, ठीक है ना। न्यूनतम गैर हस्तक्षेप क्षेत्र, ठीक है ना। उदाहरण, व्यक्ति क्या पहने, क्या पढ़े, क्या सोचे, अगर यह क्षेत्र बहुत छोटा हो जाए तो ह्यूमन डिग्निटी खत्म हो जाएगी। मुख्य प्रश्न क्या है कि किसी क्षेत्र में मैं खुद मालिक हूँ, ठीक है ना। ये एक जैसे सवाल हुआ है कि किस क्षेत्र में मैं खुद मालिक हूँ, ठीक है ना। क्यों कपड़ों की पसंद नकारात्मक स्वतंत्रता में आती है? भाई ये जो कपड़ों की पसंद है, इसे नेगेटिव लिबर्टी क्यों कह रहे हैं हम? नेगेटिव लिबर्टी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल घर है तो हाँ, स्कूल खेल ऑफिस है तो क्या ये नेगेटिव लिबर्टी है? पूरी तरीके से नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे समझ लो, मतलब पहले आप समझो नेगेटिव लिबर्टी क्या है। हमने नेगेटिव लिबर्टी क्या समझी यहाँ पर कि बाहरी दखल से आजादी, कोई बाहर आपको दखल अंदाजी कर रहा है, उससे आपको पूरी आजादी है, ठीक है ना। जैसे इसमें इंसान कौन से एरियाज आते हैं, इसमें इंसान जो चाहे वो करे, जो चाहे वो बने, और इसमें कोई बाधाएं ना डाले, ये नेगेटिव लिबर्टी है। अब जैसे हमने एक एग्जांपल समझा कि जो कपड़ा है उसको सिलेक्ट करना क्या नकारात्मक नेगेटिव इंडिपेंडेंस है एक तरीके से? तो घर में अगर आप पूछोगे तो हाँ, क्योंकि बाहरी दखल है, आपका घर है, जो आपका मन कर रहा है वो पहनो, आप पैंट कोट पहन के रात को सो जाओ, और लेडीज है लहंगा पहन के सो जाए, वो सुबह उठ जाए, तो ये उनकी मर्जी है ना, जो जो चाहे वो पहने। लेकिन स्कूल हो गया, या कोई खेल हो गया, या कोई ऑफिस हो गया, अब यहाँ पर आपको बोला कि जी स्कूल है, आपको ड्रेस में आना है, आप ड्रेस में नहीं आ रहे, आपको पकड़ा, आपको दो चाटे मार दी, या फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा पनिशमेंट दे दी, आप कह रहे हो घर में तो जो मन करता है वो पहनते, सरकार कह रही है कि आजादी है पहनो, लेकिन स्कूल में तो गलत है। तो मेरे भाइयों समझो, ये जो नकारात्मक नेगेटिव लिबर्टी है, ये आपको क्या कह रही है? ये ऐसी लिबर्टी है जिसमें आपका जो मन करे वो पहनो, जो मन करे वैसे रहो। लेकिन ये मेरे भाइयों स्कूल, खेल और ऑफिस जैसी जगह पर नहीं फॉलो होगी, क्योंकि वहां अगर उन्होंने एक लिमिटेशन लगा रखी है कि ये पहनना है, तो आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। इसीलिए कुछ जगहों पर तो ये उचित है, लेकिन कुछ जगहों पर मेरे भाइयों ये सही नहीं है, ठीक है ना। फिर आते हैं मेरे भाइयों सकारात्मक पॉजिटिव लिबर्टी पे। सकारात्मक लिबर्टी का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का अपने जीवन को खुद दिशा देने की क्षमता, मतलब अपने अपने जीवन को खुद देखना कि हाँ मैं आई वॉन्ट टू गो देयर, या आई वॉन्ट टू वेयर दैट, मतलब अपने आप को ग्रो कराने की एक तरीके से क्षमता दिखाता है। ये सवाल पूछती है मुझ पर शासन कौन करता है? इसका उत्तर है मुझ पर शासन मैं खुद करता हूँ, ठीक है ना। तो सकारात्मक सोच की स्वतंत्रता की सोच क्या है? यह विचार जुड़ा है इन विचारकों से, जैसे कुछ बंदे हैं जिन्होंने अपनी अपनी बात बताई है, जीन जैक्स रोस्यू करके, GWF हेजल करके, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, फिर ये देखो इतना ही अजीब सा नाम है थोड़े थोड़े, ठीक है ना। तो इन्होंने दी थी सकारात्मक सोच की, स्वतंत्रता की सोच। व्यक्ति और समाज का संबंध क्या है? फ्लावर एग्जाम्पल, जैसे व्यक्ति फूल की तरह है, विकास के लिए उपजाऊ मिट्टी, धूप, पानी और देखभाल,
ठीक है ना, यानी अच्छा समाज, सही राजनीति व्यवस्था, अवसरों की उपलब्धता हो तो इंसान डेवलप करेगा। सकारात्मक मतलब ये आपको एक एग्जांपल दिया कि जो इंसान है ना और उसका समाज का संबंध क्या है, तो इंसान ने एक तरीके से फूल की तरह है, क्योंकि वो फूल डेवलप जब ही होगा जब अच्छी मिट्टी मिलेगी, धूप मिलेगा, पानी, देखभाल सब होगा। यानी कि जो अच्छा समाज है, सही राजनीति व्यवस्था है और अवसर आपको मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये आप एक पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ हो। समझ रहे हो? जब अवसर मौके मिलेंगे तभी तो आगे बढ़ोगे। सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए जरूरी शर्त क्या है? व्यक्तियों को चाहिए क्या? गरीबी और बेरोजगारी से मुक्ति, शिक्षा चाहिए इंसान को, स्वास्थ्य, हेल्थ चाहिए, रोजगार चाहिए, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी चाहिए। तब वह अपनी क्षमता, प्रतिभा, व्यक्तित्व को विकसित करता है। यानी कि उसको मौके दो और वो इंसान ग्रो करे। तो ये पॉजिटिव लिबर्टी तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नेगेटिव लिबर्टी बेसिक, कोई परेशानी हो उससे दूर होना, लेकिन उस परेशानियों के साथ साथ आपको मौका भी मिले, वो आपकी पॉजिटिव है। तो इसको दोनों का फर्क क्या है? नकारात्मक मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उससे आजादी, और सकारात्मक मतलब आपको प्रॉब्लम्स की बात नहीं करिए, आपको आपके समाज में ग्रोथ कैसे करनी है, विकास के मौके ढूंढने हैं वो। इसीलिए नकारात्मक को फ्रीडम फ्रॉम और पॉजिटिव को फ्रीडम टू। निजी क्षेत्र पर जोर, ठीक है ना, ये निजी क्षेत्रों पर जोर डालता है और ये सामाजिक परिस्थितियों पर जोर डालता है। ठीक है, चेतावनी क्या है? कभी कभी तानाशाह जो है ना, वो सकारात्मक स्वतंत्रता के नाम पर अपने सत्ता को सही ठहराते। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी जो तानाशाह होते हैं ना, वो कहते हैं कि बेटा ग्रोथ करनी है नहीं करनी? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल करनी है। बेटा देश में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना? आप बोलोगे बिल्कुल बढ़ना है। तो वो कहेंगे फिर बेटा लाल कलर के कपड़े पहन के आओ। आप कहोगे ओ ये क्या, ये तो जबरदस्ती होगी। आपको कहेंगे बेटा आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, ये पॉजिटिव लिबर्टी है, ये पॉजिटिव इंडिपेंडेंस है, पॉजिटिव स्वतंत्रता है ये। आप कहोगे हाँ ये तो है। कह रहा तो फिर नीले नीले और लाल कपड़े पहन के आओ। आपका मन नहीं है। तो कहीं ना कहीं तानाशाह क्या कर रहे हैं? स्वतंत्रता के नाम पे अपनी सत्ता को सही ठहराने के लिए, आपको समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? इसीलिए दोनों स्वतंत्रता का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर इसको स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों। नेक्स्ट टॉपिक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब एक्सप्रेशंस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? सीधी भाषा में अगर समझे, अपनी बात, अपने विचार, अपनी राय बिना डर और दबाव को कहने की आपको आजादी हो। राजनीतिक सिद्धांत में इसे कहा गया है मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है ये। ठीक है ना, इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाए कि भाई यार इंसान अपनी फीलिंग्स को या अपने जो भी एक्सप्रेशन है उसको कह सकता है। ठीक है ना। तो जॉन स्टुअर्ट मिल और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन्होंने क्या बताया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने? तो इन्होंने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में बहुत मजबूत तर्क इन्होंने दिया। उनके अनुसार समाज को एक असुविधा, इनकन्वीनियंस सहनी चाहिए, लेकिन बोलने की आजादी की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब भाई इनकन्वीनियंस होती है ना, इनकन्वीनियंस कोई भी असुविधा है वो सहनी चाहिए इंसान को, लेकिन बोलने की रक्षा उसको देनी चाहिए। ठीक है ना। वॉलटेयर का एक प्रसिद्ध कथन है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपके ये कहने का अधिकार की आखिरी सांस तक रक्षा करूंगा। मतलब भाई फॉर एग्जांपल मैं आपसे सहमत नहीं हूं आप जो कह रहे हो, लेकिन हाँ आपको कुछ भी कहने का अधिकार है, इसकी मैं आखिरी सांस तक आपकी इस बात की रक्षा करूंगा कि हाँ आप कहो। भले आप कुछ भी जो कह रहे हो वो हो सकता है मुझे सहमत ना हो। यह कथन ये बताता है कि असहमति है लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति होना चाहिए, इंसान को अपने एक्सप्रेशंस या बातें फिर भी कहनी चाहिए। किताबों, फिल्मों और नाटक में प्रतिबंध लगा रखा है। जैसे अक्सर देखा गया है कि किताबें, फिल्में, नाटक या जो शोध लेख होते हैं इनमें बैन करने की मांग उठती है इनको, है ना। क्या बैनिंग सही है? क्या यह स्वतंत्रता पर अनुचित रोक है? मतलब ये जो बात है इस पे रोक लगाना ये सही है? तो भारत में जुड़े इसके कुछ केस स्टडीज हैं, कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। दीपा मेहता की फिल्म थी वाराणसी की विधवाओं पर फिल्म बनाना चाहती थी ये। कुछ समूह समाज थे, उन्होंने कहा कि ये भारत की छवि खराब होगी और विदेशों दर्शकों के लिए ये बनाई जा रही है, ये अच्छी नहीं है विधवाओं के ऊपर। वाराणसी में फिल्म नहीं बनने दी गई, फिल्म कहीं और बनानी पड़ी। प्रतिबंधित किताबें जैसे है रामायणा रीटोल्ड, अब ब्रह्मैनन करके, और सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी करके कुछ है ये नाम, कुछ वर्गों के विरोध के कारण इन किताबों पर प्रतिबंध लगाया गया। फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, या ये कुछ अलग तरीके से है, मैं नथुराम बोलते, इस तरीके से इस पे विरोध लगाया, प्रतिबंध लगाया।
तो प्रतिबंध खतरनाक है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो प्रतिबंध खतरनाक क्यों है? कहता है छोटे समय में विरोध शांत हो जाता है। छोटा समय है तो लोग विरोध करते हैं, पर कुछ टाइम बाद शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर लंबे समय में समाज में प्रतिबंध लगाने की आदत बन जाती है, तो धीरे-धीरे फिर सोचने की भी आज़ादी और बोलने की आज़ादी खत्म होने लग जाएगी। भाई कोई एक छोटी-मोटी चीज़ पे आज़ादी प्रतिबंध लगाया ठीक है, लेकिन अगर ये लंबी हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी ना। इसीलिए बैनिंग आसान समाधान है, लेकिन स्वतंत्रता के लिए खतरनाक है। तो किसी चीज़ पे जो समाज के लिए बेकार हो, उस पे लगा दो बैन। लेकिन ये कहीं न कहीं लंबे समय के लिए आज़ादी के इंडिपेंडेंस के लिए तो खतरनाक है। क्या कभी प्रतिबंध ज़रूरी नहीं होता? मतलब ऐसा है कि क्या जो प्रतिबंध हम लगा रहे हैं सही है, तो क्या प्रतिबंध कभी ज़रूरी नहीं होता? मतलब क्या हमें रोक नहीं लगानी चाहिए? जैसे हम पढ़ रहे हैं कि रोक लगाना लंबे समय के लिए खराब पड़ जाएगा या आज़ादी को कम कर देता है। तो क्या हमें रोक नहीं लगानी चाहिए? कहता है महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या क बैनिंग होनी ही नहीं चाहिए क्या कभी भी? फ़िल्म में जैसे सेंसरशिप लगती है, एडल्ट फ़िल्म्स हो गई या कुछ भी हो गया है ना, कोई गंदे सीन हो या गाली-गलौच वाले, वो सब नहीं होने चाहिए। पूरी फ़िल्म बैन नहीं, लेकिन कुछ दृश्य हटाए जाते हैं। यहाँ बहस है, सेंसरशिप मतलब आंशिक प्रतिबंध, क्या ये उचित है अभी जो लगाना है? प्रतिबंध कब उचित और कब अनुचित है? सबसे बड़ा सवाल तो हमारा यही आता है। कब प्रतिबंध लगाया जाए और कब नहीं लगाया जाए? उदाहरण है इंग्लैंड, राजघराने में काम करने वाले लोग उनके अंदरूनी मामलों पर लिख नहीं सकते हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा एक प्रतिबंध है कि यहाँ नहीं कर सकते भाई, आप ये काम नहीं कर सकते। सवाल ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित रोक। अब देखो एक चीज़ खुद समझो कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर लगाना सही है और कुछ ऐसी जगह है जहाँ मर्ज़ी है, लगाना है तो लगा लो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। बहुत महत्वपूर्ण अंतर क्या है? ज़बरदस्ती थोपा गया प्रतिबंध कौन किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा या आपके धर्म के द्वारा या कोई ग्रुप वाली शक्ति हो गई, संगठन वाली। ऐसे में स्वतंत्रता को गंभीर रूप से रोका जाता है ना? स्वेच्छा से स्वीकार किया गया प्रतिबंध। कुछ होता है कि यार कुछ ऐसा प्रतिबंध होता है जो अपनी इच्छा से लोग स्वीकार करते हैं, अपने लक्ष्य के लिए, जैसे नौकरी, खेल, अनुशासन के लिए। तो इसमें स्वतंत्रता खत्म नहीं होती। मैंने वही तो कहा कि कुछ ऐसी है जहां लगनी चाहिए, वहां आप एक्सेप्ट भी करोगे। आपको लगा है, पता है कि आजादी पे प्रतिबंध लग रहा है, रुक हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए रोकना, लेकिन आपको पता है कि वो हमारे समाज के लिए सही है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रतिबंध होते हैं जो सही नहीं है, वो पर्सनली है, वो उसकी मर्जी है। समझ रहे हो? अगर कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि स्वतंत्रता छीनी गई है। स्वतंत्रता मतलब चुनाव प्लस जिम्मेदारी। अब हम समझते हैं कि स्वतंत्रता केवल रोक और टोक नहीं है, बल्कि चुनाव की क्षमता और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना भी है। इसी कारण बच्चों को माता-पिता की देख-रेख में रखा जाता है। सही निर्णय लेना, जैसे उसको शिक्षा देना, है ना? विवेक करना, एक तरीके से अनुभव दिलाना, इससे विकसित हो जाती हैं। मिल द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के 4 तर्क थे। मतलब एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम्स, जो फ्रीडम का एक्सप्रेशन है ना? मतलब सॉरी, एक्सप्रेशन, हाँ, एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम है, उसके ऊपर उन्होंने 4 बातें कही कि कोई भी विचार पूरी तरह गलत नहीं होता। हर गलत दिखाने वाले विचार में कुछ ना कुछ सच्चाई तो होती है, इसलिए बैनिंग से वो सच्चाई खो जाती है, बैन लगाना किसी चीज़ पे। तो उसने कहा कि भई ज़रूरी नहीं है कोई भी विचार, कोई भी सोच हो इंसान की, वो पूरी तरह गलत ही है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप उस पे बैन लगा रहे हो, तो कहीं न कहीं कुछ सच्चाई खो जाती है उस चीज़ की। पहला पॉइंट। सत्य टकराव से निकलता है। मेरे भाइयों, सच हमेशा, जब कोई चीज़ टकराव होता है आपस में, उससे, जैसे अलग-अलग विचार के संघर्ष से सच सामने आ जाता है। अगर कोई विरोधी विचार दबा दिया जाए तो सच कभी डेवलप नहीं होगा, बेसिक सी बात है। सत्य को चुनौती चाहिए। देखो, बिना चुनौती के आप हमेशा सच जो है ना, वो रटा-रटाया बनाया नारा बन जाता है। लेकिन सच को मजबूत बनाते हैं ना, तो ज़्यादा ठीक रहता है, समझ रहे हो? और हमेशा सही नहीं होते हैं, हम हमेशा सही नहीं होते हैं। जो विचार आज हम गलत मानते हैं, हो सकता है हम कल कहें कि हाँ जी, सही है वो, या फिर हो सकता है समाज में वो साबित सही हो जाए। तो इसीलिए कहीं न कहीं बहुमूल्य ज्ञान हम खो सकते हैं ये, ठीक है ना? तो ये 4 वितर्क हैं जो इन्होंने बताए थे, अच्छे से याद कर लेना मेरे भाइयों। अभी हमारा चैप्टर जो था ना, हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक 2 है, इसका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है ना? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर बात करेंगे, ठीक है?